अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज की क्लास में आपको मैं नया एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहा हूँ। ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है। इसको हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, या जो साइंटिस्ट है श्रोडिंगर साहब, इनके नाम से भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी किताब ने एक एटॉमिक मॉडल दिया है, श्रोडिंगर, अरविंद श्रोडिंगर, ये पूरा नाम था इनका। 1926 के अंदर इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जो कि डिपेंड कर रहा था मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के ऊपर। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी की बेसिस पे ये क्योंकि फिजिसिस्ट थे, इन्होंने फिजिक्स में सारा काम किया था, तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो भी क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड कर रहा था। इन्होंने उसी एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा इनहेंस करके, कुछ चेंजेस करके अपना एक मॉडल बना दिया और अपने नाम के साथ कर दिया। तो कल को अगर मैं कोई रिसर्च करता हूँ और मुझे इनके मॉडल में कोई डिफेक्ट नजर आता है और मैं उनका डिफेक्ट थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, या कोई और मैं उन्हीं के मॉडल को चेंज करके अपना मॉडल बना देता हूँ, तो हो सकता है कल को आप शहीर एटॉमिक मॉडल भी पढ़ रहे हो। आप नहीं पढ़ रहे हो तो बाद में जो बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मॉडल किसी भी साइंटिस्ट का अगर अब तक देखें, जो मैंने पढ़ाया, रदरफोर्ड के डिफेक्ट दुरुस्त किए बोहर साहब ने, बोहर एटॉमिक मॉडल आ गया। बोहर एटॉमिक मॉडल को दुरुस्त किया थोड़ा सा स्क्रॉडिंगर साहब ने, तो स्क्रॉडिंगर एटॉमिक मॉडल आ गया। अब आगे कोई मॉडल अगर किसी ने इनका दुरुस्त किया तो वो अपने नाम से ले आएगा। तो कल को आप भी इनके किसी के मॉडल को दुरुस्त करें और अपना नाम लगा दें, तो अगर वो पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो गया तो आपके नाम से वो पढ़ाया जाएगा। बहरहाल, अब इनके मॉडल में क्या बात हुई थी उसके किताब के ऊपर जा रहे हैं, किताब के लिहाज से देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा बोहर एटॉमिक मॉडल को थोड़ा और फर्दर लेके गए थे और एक्सप्लेन कर दिया था। अब इनके कुछ पोस्टुलेट्स से उस पे बात करते हैं। पहले इनका जो मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसको कहते हैं। तो स्क्रॉडिंगर एटॉमिक मॉडल को दूसरे लफ्जों में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये भी कहते हैं। इन्होंने अपने मॉडल दिया था एटम का, इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल इक्वेशंस इस्तेमाल की थी टू डिस्क्राइब द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्टेन पोजीशन। एक आपके पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो मैंने किसी क्लास में आपसे डिस्कस किया होगा। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी वर्ड है, वो यही बताता है कि किसी भी एटम में उसकी आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर स्पेसिफाई करेंगे तो या तो उसकी पोजीशन स्पेसिफाई होगी, मोमेंटम नहीं होगा। मोमेंटम स्पेसिफाई करेंगे तो पोजीशन नहीं हो सकेगी। तो बहरहाल इन्होंने भी यही कहा था कि इन्होंने मैथमेटिकल अपनी इक्वेशन बताई, मैथमेटिकल इक्वेशन दी। बेसिक इनका मॉडल वो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करता था लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन पोजीशन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। मजीद एटॉमिक मॉडल जो है इनको, अच्छा ये आगे वही चीज लिखी है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं एटम का। अब स्क्रॉडिंगर साहब ने क्या किया था, बोहर एटॉमिक मॉडल को इम्प्रूव किया। उन्होंने एटम ऑफ हाइड्रोजन ही लिया। जिस तरह बोहर साहब थे, इन्होंने हाइड्रोजन का एटम लिया था, उसको एक्सप्लेन किया। उस हाइड्रोजन एटम की बेसिस पे रदरफोर्ड साहब को बताया था कि आप जो कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम बनेगा, तो एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, ना कि कंटिन्यूस। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम जो उन्होंने लिया, वो हाइड्रोजन के एटम को ही सामने रखते हुए ये इन साहब ने भी अपना मॉडल बनाया था। वजह उसकी क्या है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एटम है। बाकी एटम्स में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, ज्यादा है। हाइड्रोजन एक ऐसा है जो कि सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रखता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता उसमें। तो बहरहाल आपके यहाँ पर जो इनकी स्टेटमेंट है, इन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप फर्स्ट ईयर में अगर कोई मैथ्स पढ़ता है तो वहां पढ़ेंगे। तो बहरहाल इन्होंने एक लमसम जगह बता दी कि यहाँ पर ये पोजीशन हो सकती है, स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं बताई। अगर मैं कहूं कि आपका घर कहाँ पे मुझे पता नहीं है, मैं आपके इलाके से अंदाजा लगा लूंगा कि आप हो सकता है इस किसी गली में रहते हो, लेकिन मैं स्पेसिफिक घर की लोकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक पोजीशन नहीं पता, एक प्रोबेबल, एक आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी, यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बहरहाल प्रोबेबल, इन्होंने प्रोबेबिलिटी की मदद से एक प्रोबेबल प्लेस बता दी। अब पोस्टुलेट पे आ रहे हैं। यहाँ तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया किताब की हद तक, किताब के अलावा थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपके जो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, बेसिकली ये बताता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अभी सारी बातें इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, इलेक्ट्रॉन है। अब तक आपने पढ़ा कि मेरे पास जो एटम है, लेट सपोज
ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब के शेल में आपने पढ़ा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 होते हैं, एम शेल में भी 8 होते हैं, और उसके आगे भी जाएं तो 8 ही होंगे। लेकिन के शेल में 2 क्यों होते हैं, ये आपको कैसे पता? एल शेल में 8 ही क्यों होते हैं? एम शेल के अंदर 8 से ज्यादा भी होते हैं, यानी क्या उसके अंदर आपके पास 18 आते हैं, लेकिन हमने अभी तक 8 ही पढ़े थे। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ये चीजें इन साहब ने, स्क्रोडिंगर साहब ने, मैं अब इनको अरविंद कहूंगा, बहुत मुश्किल हो गया, अरविंद साहब ने ये मॉडल बना के दिया था। इन्होंने कहा था कि आपके मेन ऑर्बिट्स या मेन शेल्स तो ये मौजूद है, लेकिन इस शेल के भी सब शेल हैं। जिस तरह हेडिंग है, उस हेडिंग के सब हेडिंग होती है। तो एक हेडिंग आपने लिखी, चाहे वो मेन हो, उसके अंदर आप 10-12 सब हेडिंग डाल सकते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्बिट है, उसके अंदर सब ऑर्बिट्स हैं, शेल एक है, उसके अंदर सब शेल्स हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास जो वैल्यूज वगैरह यहाँ पर उन्होंने पोस्टुलेट में बताई, वैल्यूज तो खैर नहीं, उन्होंने बातें बताई, वो यही सारी बताई थी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाएगा। अब पोस्टुलेट के ऊपर आ रहे हैं, पोस्टुलेट पे बात कर रहे हैं। इनका पोस्टुलेट में नंबर 1 कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। ये सब बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस के बाहर ही आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। नेक्स्ट आपको इन्होंने कहा ही फाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर ऑर्बिट्स में, ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में नहीं है, इनका एक क्लाउड है पूरा, ये क्लाउड की फॉर्म में। क्लाउड जैसा आपके बादल हैं, आपको नजर आते हैं। तो अगर आपके बारिश ने बरसना है, तो जब बारिश गिरती है तो आपके पास ऐसा नहीं है कि जो सबसे ऊपर बादल होगा उसमें से पानी गिरेगा, उसके ऊपर से नहीं गिर सकता। तो आपके पास ये पूरा क्लाउड है, पूरे क्लाउड में कहीं पे भी पानी पाया जा सकता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड होता है, कहीं पे भी पानी पाया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, अराउंड द न्यूक्लियस, और वो एक क्लाउड में पाए जाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। सेकंड इनका पोस्टुलेट है ईच एनर्जी सब शेल इज एन ऑर्बिट। जितने भी एनर्जी सब शेल हैं, शेल के अंदर सब शेल आते हैं, उन्हें हम एनर्जी सब शेल का नाम देते हैं। वो एनर्जी पैकेट्स हैं, जिस तरह आप पैकेट बनाते हैं किसी भी चीज का, उसी तरीके से इन्होंने एक पैकेट बना दिया, उसे कहा एनर्जी सब शेल। ये आपके ऑर्बिट में पाए जाते हैं, हैज डिफरेंट शेप्स व्हिच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। आगे चल के मैं शेप दोबारा ये वाला पॉइंट क्लियर कर दूंगा। थर्ड इन्होंने कहा डिफरेंट सब शेल्स ऑफ ऑर्बिट्स आर ऑर्बिटल नेम्ड एज एस पी डी एंड एफ। अब फॉर एग्जांपल के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यह आपने पढ़ रखा है क्यों आते हैं। अब यहां क्लियर होगा, के शेल में जो सब शेल है उसे हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। एस ऑर्बिटल 4 हैं टोटल, एस पी डी और एफ। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ये पैकेट बन गया। तो एनर्जी सब शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो एल शेल के अंदर, के शेल के अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, एल शेल के अंदर एस और पी दोनों ऑर्बिटल होते हैं। एल शेल के बाद जो एम शेल आएगा उसमें एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। डी ऑर्बिटल क्या है? आपके डी ऑर्बिट के अंदर 5 इस तरीके से पैकेट्स बने हुए होते हैं, और हर एक पैकेट में एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो एम शेल है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एफ ऑर्बिटल में 7 आपके यहाँ पेयर्स बनते हैं, या 7 आपके ये ऑर्बिट्स पैकेट्स होते हैं। 4, ये 5 और ये 6, 7। हर एक पैकेट में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपके जो के शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। एल में 8 क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें एस और पी ऑर्बिटल दोनों पाए जाते हैं। तो 2 + 6 8 हो गए। इस तरीके से आपका एस पी डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब दोबारा इस पोस्टुलेट पे आए।
different subshells of orbitals are orbital named as s, p, d and f with shape। आपका s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, जिस तरह आपकी बॉल है वो स्फेरिकल है, अगर क्रिकेट खेलते हैं बॉल स्फेरिकल होती है। जिम के अंदर डंबल्स पड़े हुए होते हैं, तो p ऑर्बिटल उन डंबल शेप का है। d और f थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो सिंप्लीफाइड शेप नहीं है। बहरहाल ये दो आपकी किताब ने जिक्र किए हैं, तो हम इन दो को ही अभी बात कर रहे हैं। तो ये डंबल आपके शेप का हो गया। और अब फोर्थ पॉइंट आपका सिंपल सा है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द एनर्जी सबशेल्स। तो जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एटम का कौन सा ऑर्बिटल है, या एस, पी, डी, एफ, ये भी आपके ऑर्बिटल्स हैं। एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, काइंड का मतलब कौन सा, एस है, पी है, डी है, एफ है, कौन से काइंड का है, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं ऑन द एनर्जी सब शेल्स जो अभी आपने डिस्कस किए। के शेल है, एल शेल है, मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा बता दिया। काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, एल, एम, एन है। तो ये आपके किस तरीके से होंगे, ये डिपेंड करता है एस, पी, डी और एफ में। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 कौन सा ऑर्बिटल है, और कौन सा आपके पास काइंड है, के शेल है, एल है, एम, एन कौन सा शेल है, ये डिपेंड करता है आपके सब ऑर्बिटल्स एस, पी, डी और एफ के ऊपर। के शेल है तो सिर्फ एस ऑर्बिटल होगा, एल शेल है एस और पी दोनों होंगे, एल शेल के बाद एम आता है, एस, पी, डी और एफ तीनों होंगे, एन शेल आएगा, एस, पी, डी, एफ चारों होंगे। तो ये आपके सिंपल से चार पोस्टुलेट थे इस अरविंद साहब के एटॉमिक मॉडल, जिसको आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सबको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मैंने आपको जिस तरह बताया कि अगर मेरे पास ये शेल्स बने हुए, अब इनका कॉन्सेप्ट क्लाउड वाला लें, किसी जगह बादल पूरे इर्द गिर्द घूम रहे, तो डिफाइन उन्होंने जो किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ये जो स्पेस है ये पूरा ये सराउंड कर रहा है इस न्यूक्लियस को, ये पूरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बहरहाल ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डेफिनेशन सिंपल सी है। और जो ये क्लाउड है ये ज्यादा से ज्यादा आपका डेंस अगर होगा तो इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो डेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी ट्रांजिशन मेटल की, लेट सपोज जिंक ले लें, कोबाल्ट ले लें, कॉपर ले लें, कुछ भी ले लें, वो सारे के सारे उनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वही मिसाल है, बारिश से पहले जो आपके पास बादल होते हैं सफेद रंग के, वो डेंस नहीं होते, देख के नजर आ रहे हैं बहुत हल्के फुल्के बादल हैं। लेकिन वहीं पे जब बारिश का मौसम होता है और पूरे काले बादल आ रहे होते हैं, तो साफ नजर आ रहा होता है कि आपके उन बादलों में पानी भरा हुआ है, डेंस है वो। उसी तरीके से जितने ज्यादा डेंस आपके क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को पानी समझ लें, तो जितना ज्यादा आपके पास पानी होगा उतनी ज्यादा बारिश होगी, जितना कम पानी होगा हो सकता है बारिश ना हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर जितना ज्यादा डेंस है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो बहरहाल ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था। ये अरविंद स्क्रोडिंगर साहब थे, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब इस मॉडल की बेसिस पे आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑल दो बेसिक केमिस्ट्री में सिखा चुका हूँ, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो बिल्कुल अपोजिट होगी। तो अगर किसी ने बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो बेटा आपके पास नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है, अच्छे से बेसिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर लें या नए सिरे से पढ़ लें, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो जो हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं उसमें। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन